नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि 64वीं बीपीएससी मेंस जो लोग दे रहे हैं उन लोगों ने मुझसे एक बात कहा था कि भैया कुछ ऐसा मटेरियल अब डालो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट्स हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो, उसी को सिर्फ समझाने की कोशिश करो। स्पेशली कम से कम एक ऐसा वीडियो डालो जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट्स हो 64वीं के लिए। तो मैंने उसको देखते हुए सबसे पहले स्टार्ट जो है हिस्ट्री का किया हूं और आज का जो चैप्टर चलेगा वो मौर्य कला का चलेगा। मैं कोशिश करूंगा मौर्य कला इस तरीके से समझा दूं जिससे कि अगर मौर्य कला से कोई भी क्वेश्चन आपके 64वीं मेंस में पूछता है तो आप आसानी से और आसान शब्दों में और बेहतरीन तरीके से आप लिख सकें। उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा है वो है मौर्य कला। मौर्य कला को जो है दो भागों में बांटा गया। एक है राजकीय कला या फिर दरबारी कला। राजकीय या दरबारी दोनों एक ही होता है। और दूसरे पार्ट जो है मौर्य कला को बांटा गया है लोक कला में। बस थोड़ा सा फॉर्मेट जरूर एग्जाम में बनाने की कोशिश कीजिए। जब आंसर लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग, तो उसमें फॉर्मेट जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। और जब भी आंसर बनाने की कोशिश कीजिए फॉर्मेट, तो उसको कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से बनाने की कोशिश कीजिए या फिर पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिए। इतना जरूर ध्यान रखिए क्योंकि थोड़ा सा यूनिक हो जिससे कि एग्जामिनर की नजर उस पर चली जाए। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है राजकीय कला या फिर दरबारी कला। इसको जो है सो हम लोग जो है सो 6 भागों में बांटते हैं। एक जो है राजप्रसाद कला, दूसरा है स्तंभ कला, तीसरा है स्तूप कला, चौथा है गुहा विहार और पांचवा जो है वो है मूर्ति कला। बस आपको ये फॉर्मेट अगर याद रह गया, बस आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना दिमाग के अंदर बस, क्योंकि वहां पे कोई शब्द याद नहीं रहता, कोई लाइन याद नहीं रहती है। ये सारे के सारे बकवास करते हैं। आप लोग मेंस लिखिएगा, अगली बार भगवान करे इस बार ही आप सिलेक्शन ले लीजिए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो अगली बार सारी जितनी भी बातें मैंने बोला हूं सारी बात आपको सच लगेगा। तब आपको एहसास हो जाएगा नहीं बंदा सच बता रहा था, हमने समझ नहीं पाया। इसलिए बिलीव कीजिए वहां पे सिर्फ फॉर्मेटिंग ही ध्यान माइंड में रहता है, बाकी सब कुछ हवा हवाई हो जाता है। वहां कुछ दिमाग ही नहीं काम करता, वो फॉर्मेटिंग रहता। उसी फॉर्मेटिंग से जो है अपने शब्दों का खेल खेला जाता है और उसी में जिनका बेहतरीन तरीके से टाइमिंग के साथ में शब्दों का खेल खेलता है वो रैंक लेके चला आता है, और जो नहीं कर पाता है वो फिर से प्री के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ दिखता है। ये जो है टोटल के टोटल 6 कला है दरबारी कला। और लोक कला जो है 2 पार्टों में बांटा गया, एक मूर्ति कला में और एक जो है मृद भांड कला में। इसका परिचय, आइए सबसे पहले इसका परिचय देते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। प्राचीन कला में हड़प्पा काल के बाद सबसे पहले मौर्य कला में कला एवं स्थापत्य का स्पष्ट स्वरूप मिलता है। हालांकि मौर्य कला से पूर्व भी विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रचलन में थी, किंतु उन कलालक वस्तुओं का निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटें तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इस कारण वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती है। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। बहुत ऐसे लोग हमसे पूछते थे भैया इंट्रोडक्शन देने नहीं आता, क्या करूं, कहां से शुरू करूं। तो इंट्रोडक्शन देने का मतलब होता बहुत एक्सेस जो है 6 से 7 लाइन तक। और वो जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप जो भूमिका बांध रहे हैं, कोशिश कीजिए जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्ट लग जाए कि ये मुझे समझा नहीं रहा बल्कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका वो जवाब दे रहा एग्जैक्ट। इधर उधर की बातें ना बनाते हुए एग्जैक्ट। हाँ, इधर उधर की बातें तो बनेगी ही क्योंकि उतना दिमाग में रहता थोड़ी, लेकिन वो बनेगी जाके बीच में जहां पे एग्जामिनर भी मतलब वहां ध्यान उतना नहीं दे पाए, क्योंकि जहां जहां पैराग्राफ चेंज होगा वहां शब्दों का खेल खेलना है और भूमिका जहां बांध रहे हैं वहां शब्दों का खेल खेलना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसका लिखने वाले वहां शब्दों का खेल खेलना। बाकी जगह तो इधर उधर थोड़ी बहुत भागना ही भागना। सबका भागता, मेरा कौन सा बड़ा बात है, सबका भागेगा। अब यहां पे परिचय में इंट्रोडक्शन में क्या देना है कि प्राचीन काल में ही हड़प्पा के बाद सबसे पहले मौर्य कला, हड़प्पा के बाद जो है सबसे पहले मौर्य कला का स्पष्ट रूप से मिलता है। हालांकि इससे पहले भी विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रचलित थी, लेकिन कलाकल के निर्माण में जैसे लकड़ी हुआ, मिट्टी हुआ, ईंटों हुए या घास फूस का प्रयोग होता था, जो अब वो समाप्त हो चुके क्योंकि वो सारी या तो सड़ गई, गल गई, जिसकी वजह से उसका कोई भी प्रमाण या साक्ष्य अब उपस्थित नहीं है, जिसके कारण हम मौर्य कला को ही हड़प्पा के बाद मानते हैं स्थापत्य का स्पष्ट स्वरूप। अब आगे इसी कारण से वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहली बार मौर्य काल में
ही कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो थी वो मौर्य काल में ही कला के क्षेत्र में जो है पाषाण का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई थी। देखिए क्या शब्दों का खेल खेला गया, ध्यान रखना। देखिए किस तरह से मौर्य काल में जो है पाषाण का उपयोग हम कर रहे हैं, जिसके कारण कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई, मतलब अमर हो गई, आजीवन हो गई। इसी काल में गृह निर्माण जो थी, कितनी ही ऐसी शैलियों की नींव पड़ी जो धीरे धीरे भारतीय स्थापत्य कला की अंग बन गई। और इसी टाइम में क्या होता है कि पहली बार मौर्य कला में जो होता है पाषाण का प्रयोग होता है, जो कि मतलब ये जिसके कारण कलाकृतियां जितनी भी थी वो सारी की सारी अमर हो गई। और साथ साथ में इसी काल से ही गृह निर्माण यानी घर का निर्माण के बहुत सारी शैलियां जो है उसकी नींव पड़ना शुरू हो गई, स्थापत्य कला की अंग बन गई। अब इसके प्रकार क्या है? मौर्य कला के दो भागों में बांटा गया। मौर्य कला में स्थापत्य को दो प्रकार में बांटा गया, एक जो है दरबारी या राजकीय कला और दूसरा जो है लोक कला। एक तो है दरबारी और राजकीय, दोनों एक ही होता है, और दूसरा जो है लोक कला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दरबारी या राजकीय कला, इसके अंतर्गत राजसत्ताओं द्वारा निर्मित स्मारक आते हैं। इसके जो अंतर्गत होते हैं राजसत्ताओं द्वारा जो भी स्मारक होता है, जैसे कि राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप, ये सारे के सारे जो हैं दरबारी में आते हैं। दोस्त एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं आपको ये समझा रहा हूं ना तो कोशिश कीजिएगा जो ऊपर का फॉर्मेट मैंने बनाया ये वाला पार्ट आप देख लीजिए। एक सेकेंड मैं रुक के आपको दिखाता हूं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में लिख के सामने रख लीजिए, ताकि जब मैं समझाने लगूं ना तो ये फॉर्मेटिंग आपके दिमाग के अंदर हो। क्योंकि मेरे तो दिमाग के अंदर है, लेकिन स्क्रीन की वजह से क्या होता है हर जगह इसको डिस्प्ले करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने पास में कॉपी पे इसको डिस्प्ले कर लीजिए, जिससे कि मैं समझाते जाऊं ना तो आप आसानी से आपके दिमाग में जो है सो चला जाए। अब लोक कला के बारे में जानते हैं। लोक कला क्या है? इसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा अभिरुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तियां आदि। इसमें क्या है, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसमें कि यक्ष या फिर यक्षिणी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तें सब इसी टाइम में बनी थी। अब आते हैं दरबारी अथवा राजकीय कला को डिटेल से चर्चा करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं डिटेल से। दरबारी या फिर राजकीय कला दोनों एक ही होता है। राजप्रसाद, सबसे पहले आते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद के बारे में जानते हैं। मौर्य युगीन भवनों में पक्की ईंटें का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। मौर्य युगीन में पक्की जो ईंटें थी उसका निर्माण जो है, उसका प्रयोग जो है बहुत बड़े पैमाने स्तर पे किया गया है। इसके साथ साथ में लकड़ी और पत्थर का उपयोग भी भवन के निर्माण में किया जाता था। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद, जिसकी तुलना सुसा और इकवतना के राजप्रसादों से की गई है। पाटलिपुत्र में लकड़ी की चार दीवारी से घिरा था। कुम्हरार और गुलबर्दी बाग एवं अन्य स्थलों के उत्खनन से इसके जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। अशोक ने इस राजप्रसाद का विस्तार किया तथा अनेक नवीन भवनों का निर्माण करवाया। कहने का मतलब ये कि राजप्रसाद जो थी सो मौर्य युगीन भवनों में पक्की की जो ईंट था सबसे ज्यादा प्रयोग में आता था, और इसके साथ साथ में लकड़ी पत्थर का भी उपयोग इस भवन के निर्माण में किया जाता था। आज भी देखिएगा पुराने जो भी भवन है उसमें लकड़ी का आपको प्रयोग बहुत हद तक स्तर में देखने के मिलेगा। खास करके कोई स्मारक अगर देखिए तो वहां पत्थरों का निर्माण बहुत बड़े स्तर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे मौर्य युगीन भवनों के उदाहरण है। साथ साथ में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है अगर देखना चाहते हैं तो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद जाके देखिए, वहां पर इसका एग्जैक्ट जो है सो उदाहरण मिलता है, महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। इसकी तुलना में सुसा और इकवतना के राजप्रसाद से की गई है। इसकी तुलना जो है सुसा और इकवतना के राजप्रसादों से की गई है। साथ साथ में पाटलिपुत्र में लकड़ी की चार दीवारियों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जो था लकड़ी की चारों दीवारियों से घिरा हुआ था, और इसका प्रमाण जो है वो कुम्हरार में और बुलगर्दी बाग के अन्य स्थलों के जब उत्खनन हुआ था तो वहां से प्राप्त हुआ था। अशोक राजप्रसाद का विस्तार किया था। अशोक था जिसने राजप्रसाद का विस्तार किया था तथा अनेक नवीन नए भवनों का जो है वो निर्माण कराया था। कुम्हरार से एक भवन का अवशेष मिला था। ध्यान रखिएगा, कुम्हरार जो है वो पटना में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कुम्हरार से एक भवन का अवशेष मिला जो पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ था,
जो सारा का सारा जो है वो पत्थरों के स्तंभ पे टिका हुआ था। आज भी वो देखिएगा वहां रखा हुआ, अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो वहां देखिएगा, आगे में ही गेट के आसपास में रखा हुआ। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित है और इन भवनों की भव्यता को देखकर स्वयं फाहियान ने कहा था कि इनका निर्माण देवताओं द्वारा कराया गया होगा। कहने का मतलब जो है, कुम्हरार में एक भवन का अवशेष मिलता है जो पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है और भवन के स्तंभ जो है बलुआ पत्थर से निर्मित था। जो भवन का स्तंभ था वो बलुआ पत्थर से निर्मित था, जिसको देख के फाहियान ने कहा था इसका निर्माण कोई देवताओं द्वारा कराया गया होगा। स्तंभ, अब आते हैं स्तंभ पे। राजप्रसाद के बाद स्तंभ देखते हैं। क्या ईरानी कलाओं की अनुकृति है, ये पूछा जा रहा। स्तंभ जो है क्या ईरानी कला की अनुकृति है? सॉरी, इस काल के सर्वोत्तम कलाकृति अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ अगर देखना चाहें तो स्तंभ में सबसे कलाकृति जो है ये एक पहचान है अशोक के स्तंभ। सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन और अस्टेला क्रिमिस जैसे विद्वान इन्हें ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। ये सारे के सारे जो इतिहासकार हैं ये बताते हैं कि अशोक के स्तंभ जो है सो ईरानी कलाकृति से अनुकृत बताते हैं, यानी बने हुए हैं। किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ईरान तथा अशोक स्तंभ में कई मूलभूत अंतर दिखाई देता। मतलब क्या कि जो ईरानी है कलाकृति और अशोक के स्तंभ की जो कलाकृति है वो दोनों जो है मूल अंतर दिखता है। जैसे कि अशोक के स्तंभ, जैसे अब उदाहरण देखो, उसे बताना, अगर अंतर दिखता तो भी बताना होगा एग्जामिनर को कैसे, ताकि आप बोल के यहां पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह आधा अधूरा हो जाएगा। ऐसे बताना होगा क्योंकि अशोक के स्तंभ एकात्मक है, वहीं ईरानी स्तंभ जो है टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन अशोक का जो है एक ही पुष्ट, मतलब एक ही साथ से बना हुआ है, एकात्मक, और ये टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी और आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। मतलब क्या, बिना आधार है, बिना चौकी पर ही टिकाया गया है, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर टिकाया गया है, नहीं तो वो टिक ही नहीं पाएगा। अशोक का स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से विकसित है, जबकि ईरानी स्वतंत्र विशाल भवनों में लगाए गए थे। मतलब क्या है, अशोक का जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से विकसित था, जबकि ईरान का स्तंभ जो है विशाल भवनों में लगाए गए थे। नेक्स्ट जो है, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है। अशोक स्तंभ जो शीर्ष देखिएगा उसमें पशुओं की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभ पर मानव की आकृति है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि दोनों में आसमान जमीन का अंतर था। ये नहीं कह सकते हैं कि जो अशोक का स्तंभ जो है कहीं ना कहीं ईरानी कलाकृतियों से जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अशोक स्तंभ सपाट है, जबकि ईरानी स्तंभ गरारीदार है, यानी कि नालीदार है। ये सब पूरा सपाट है, जबकि ईरानी जो है नालीदार है। अब नेक्स्ट, इस प्रकार अशोक स्तंभ को ईरानी स्तंभ की नकल नहीं कहा जा सकता है। ये स्तंभ दो प्रकार के हैं। ये स्तंभ दो प्रकार के हैं जिन पर धर्म नीति या राजकीय आदेश खुदी हुई है, जैसे कि दिल्ली के मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, इलाहाबाद, लौरिया अरराज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी आदि आते हैं। कहने का मतलब जो है कि जिन पर धर्म नीतियां, राजकीय आदेश जो खुदी हुई है, वो जैसे हुआ मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, इलाहाबाद, लौरिया अरगाज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ, लुम्बी आदि स्तंभ आते हैं। वहीं जो है शारदीय स्तंभ, इसके अंतर्गत रामपुरवा यानी बैल शीर्ष, रामपुरवा, बसाड, कोशम आदि प्रमुख स्तंभ है। सादे स्तंभ में सभी स्तंभ चमकदार हैं, लंबे सुडौल हैं तथा एक मस्तक है, एकास्मक से। मतलब क्या, सभी के सभी स्तंभ जो है बहुत चमकदार हैं, लंबे सुडौल हैं और एक साइज में हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। मतलब क्या, नीचे से जैसे ऊपर गया वो पतला होता चला गया है। ये स्तंभ चुनार के घूसर बलुआ, ध्यान रखिएगा, चुनार के घूसर बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया। स्तंभों का मुख्य भाग जो है वो है यानिट, यानी कि तना, यानिट या तना। ईस्ट के ऊपर अधोमुख कमल, ईस्ट के ऊपर जो है ईस्ट के ऊपर जो है अधोमुख कमल यानी कि घंटे की आकृति। उसके बाद क्या है, फालका या कंठ। उसके बाद क्या है, चौकी। उसके बाद क्या है, स्तंभ में मंडित करने वाली पशु आकृति। कहने का मतलब ये कि मुख्य भाग जो है, जैसे ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं
सादे स्तंभ में क्या है कि इसके पत्थरों जो है ये बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया, चमकदार है, सुडौल है। ये सब तो आपको एक मुश्त ऊपर है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते पतले होते जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। और इसके मुख्य भाग जो है तना है, यह शीर्ष के ऊपर अधोन्मुखी कमल यानी कि घंटे की आकृति है, फलका है या कंड है, चौकी है, स्तंभ में मंडित करने वाली पशु की आकृति है। अशोक स्तंभ वास्तु और तक्षण दोनों की दृष्टि से अनुपम है। कहने का मतलब कि अशोक स्तंभ जो है वास्तु कहें या फिर तक्षण दोनों की ही दृष्टि से अनुपम है। इन स्तंभों में सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ जो है सर्वोत्तम है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना राज्य चिन्ह इसे ही बनाया था। जब देश स्वतंत्र हो गया तो सारनाथ को ही जो स्तंभ चिन्ह है, सारनाथ का स्तंभ चिन्ह, उसी को ही भारत सरकार ने इसे राज्य चिन्ह के रूप में बनाया। यह शीर्ष 7 फुट ऊंचा है, इसका शीर्ष जो है 7 फुट ऊंचा है और इस पर 4 आकर्षक सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। 4 जो आकर्षक शेर जो हैं वो पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति अथवा बुद्धि की शक्ति का प्रतीक है, जो जन्मजात चक्रवर्ती थे। और ये जो स्तंभ है, यह स्तंभ जो है सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शक्ति कहें या फिर बुद्धि शक्ति का प्रतीक माना जाता, जो जन्मजात चक्रवर्ती थे। अब आते हैं स्तूप के बारे में समझाते हैं। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां को 8 भागों में बांटा गया था। मतलब क्या है, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके अस्थि को 8 भागों में बांट दिया गया था और उन पर समाधियों का निर्माण कराया गया। समानतः इन्हीं के स्तूप कहा जाता और समानतः इसी को हम स्तूप कहते हैं। हालांकि कालांतर में बुद्ध से जुड़े प्रत्येक स्थान जैसे कि उपदेश, पदयात्रा जगहों पर भी स्तूप का निर्माण कराया गया है। कहने का मतलब ये कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो गया, जब मृत्यु को प्राप्ति हो गई, तो उनके जो शरीर थे उनको 8 भागों में बांटा गया था और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। समानतः स्तूप कहा जाता है। और प्रत्येक स्थान पे वैसे तो वे कालांतर में बुद्ध से जुड़े पद, उपदेश, पद यात्रा, स्तूप का ही निर्माण किया गया है। मौर्य काल के पूर्व यानी पहले भी निर्मित बुद्ध के शरीर धातु पर निर्मित करवाए गए थे। मौर्य काल से पहले भी जो बुद्ध का शरीर था वो धातु पर निर्मित करवाए गए थे। 8 स्तूपों में से अब केवल पीपर हवा स्तूप, ध्यान रखिएगा, 8 स्तूपों में से सिर्फ अब पीपर हवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। किंतु स्तूप का निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में ही प्रारंभ हुआ और उसका विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। ये स्तूप प्रायः ईंट अथवा प्रस्तर के बने हुए ठोस गुंबद के होते थे। कहने का मतलब है उस समय 8 स्तूप निर्माण हुए थे और जिसमें से केवल अब जो है पीपर हवा स्तूप ही अवशेष में बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे समाप्त हो गए। लेकिन स्तूप का निर्माण का वास्तविक कार्य जो है अशोक के समय में भी हुआ था। उस समय कुछ भी नहीं था, जहां पे विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। और ये स्तूप जो है प्रायः ईंट और प्रस्तर के बने हुए ठोस गुंबद होते थे। बौद्ध परंपरा अनुसार से सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कहने का मतलब बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पता चलता है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये स्तूप थे तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, गया, वैशाली आदि स्थलों पे पाए गए थे। परंतु दुर्भाग्यवश आज ये स्तूप नष्ट हो गए। आज कहीं भी कोई भी स्तूप बचा हुआ नहीं है। अब आते हैं गुहा विहार के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है गुहा विहार? मौर्य युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गुहा विहार। मौर्य युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पर्वतों को काटकर बनाई गई पाषाणी गुफाएं बौद्ध आजीविकों के रहने के लिए सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। कहने का गुहा विहार का मतलब यह था कि मौर्य युगीन स्थापत्य कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये माना जाता गुहा विहार को। ये क्या था कि पाषाण गुफाएं जो थी उसको काट कर जो है आजीविकाओं के लिए यानी रहने के लिए बनाया जाता था घर, जो सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र जो थे, सम्राट अशोक के पौत्र जो थे दशरथ के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। गया जिला में 3 गुफाएं हैं।
अगर गया जिला में देखें तो 3 गुफाएं हैं। एक जो है दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। गया जिला में 3 गुफाएं हैं, नागार्जुनी पर्वत पर, और 4 गुफाएं बराबर पर्वत पर पत्थरों के काटकर बनाया गया है। एक तो नागार्जुन पर्वत पर और दूसरा जो है वो है बराबर पर्वत पर पत्थर को काटकर बनाई गई है। गुफाओं के द्वारा लकड़ी के बने हुए हैं। गुफाओं के द्वार जो है, गुफा का जो द्वार है वो लकड़ी का बना हुआ है, और इन गुफाओं की छत और दीवार पर चमकीले पॉलिश हैं। और अगर इन गुफाओं के अंदर आप जाइएगा तो इनके छत जो है और दीवार जो है वो चमकीले पॉलिश हैं। अशोककालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन जो है वो है सुदामा गुफा। अगर अशोककालीन गुफाएं देखें तो सबसे प्राचीन जो है वो सुदामा गुफा है। कर्ण चौपर गुफा सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष में बनवाया था। वो नाम क्या था? कर्ण चौपर गुफा। यह एक आयताकार कमरा है, यह पूरी तरीके से एक आयताकार कमरा है जिसकी छत जो है मेहराबदार है, और लोमस ऋषि की गुफा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य प्रशंसनीय है। कहने का मतलब यह कि अशोककालीन गुफा में सबसे जो प्राचीन था वो सुदामा गुफा था, जिसको कर्ण चौपर गुफा सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष में बनवाया था। और यह एक आयताकार कमरा है जिसकी छत जो है मेहराबदार है, जिसमें लोमस ऋषि की गुफा प्रसिद्ध श्रेष्ठतम था। और इसी गुफा के प्रवेश द्वार पर ही हाथियों की जो है स्तूप पूजा का दृश्य एक प्रशंसनीय है। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफा भी इस क्रम में उपलब्ध प्रतीत होती है। राजगीर में स्थित जो सोन भंडार है सेम इसी गुफा का क्रम उपलब्धित प्रतीत होती है। गुफाओं के भीतर के भाग पर चमकीली पॉलिश है। अगर गुफा के भीतर का भाग आप देखिए तो चमकीली पॉलिश है और उपयोग इनकी विशिष्टता है। इन गुफाओं से ही इन गुफा के कलांतर में ही पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैत्य और बिहार के निर्माण की शैली विकसित हुई है, जिसके उदाहरण मौर्योत्तर के दक्कन क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और इन्हीं गुफाओं के कलांतर में पहाड़ी गुफाओं के भीतर जो है चैत्य और बिहार का निर्माण हुआ, जिसका उदाहरण हमें मौर्योत्तर काल में दक्कन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब आइए जानते हैं मूर्तिकला। दोस्तों, यहां मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बड़ा आसानी से और हर एक बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन अगर कहीं से भी दे तो आसानी से आपका बनेगा, ये फुल गारंटी है। हां, अब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, फिर मेरे बस के बाहर की बात है। चलिए मूर्तिकला जानते हैं। मौर्य युगीन मूर्तिकला में राजकीय कला एवं लोक कला, राजकीय कला एवं लोक कला दोनों मुख्य रूप से समाहित है। मौर्य युगीन मूर्तियां जो हैं पाषाण, धातु एवं मिट्टी की बनी होती थी। कहने का मतलब ये कि मूर्तिकला हम लोग पढ़ रहे हैं, मूर्तिकला को समझाने के लिए आपको मौर्य युगीन की मूर्तिकला जो थी वो राजकीय कला और लोक कला दोनों का मुख्य रूप से समाहित था, दोनों का मिक्सचर था। जो कि मौर्य युगीन मूर्तियां जो थी पाषाण, धातु एवं मिट्टी की बनी होती थी। मौर्य युगीन जो मूर्तियां होती थी या तो पाषाण, फिर धातु या मिट्टी की बनी होती थी। पाषाण मूर्तियां 3 रूप में मिलती थी। एक मिलती थी चट्टान काटकर, दूसरा मिलता था स्तंभ के ऊपर स्वतंत्र रूप से अथवा खुदाई किया, और तीसरा जो था स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां। ये 3 रूप में मिलती थी पाषाण मूर्तियां, 3 रूप में। आइए अब जानते हैं। पहला जो है उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथियों की आकृति पाषाण मूर्तिकला का उत्कृष्ट को सूचित करती। कहने का मतलब उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर जो पाषाण मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण दिया हाथी बना के, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह अपनी सूंड किसी वस्तु से लपेटकर उठा रहा है। हाथी चट्टान से बाहर निकलता जान पड़ता है कि हाथी जो है लग रहा चट्टान से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार कालसी यानी कि देहरादून की एक चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिली है। हाथी की दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें क्या है कि उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाया हुआ आकृति है, और खास करके इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी की जो आकृति पाषाण कालीन युग में बनाया जाता है। और हाथी
चट्टान के बाहर निकलता हुआ प्रतीत लगेगा। अगर आप देख लीजिएगा तो लगेगा हाथी जो है चट्टान से बाहर वो दिख रहा। उसके साथ साथ में कालसी, कालसी जो है देहरादून की एक चट्टान पर हाथी की आकृति खुदी हुई भी मिली है, जो कि ये भी जो है मूर्ति कला का एक सुंदर उदाहरण पेश करता है। अब नेक्स्ट, स्तंभों के ऊपर विभिन्न पशुओं की आकृतियां बनी हुई है। स्तंभ के ऊपर अगर देखिए तो विभिन्न पशुओं की आकृतियां बनी हुई थी, जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि। इन स्वतंत्र निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं, जैसे कि बसाठ सिंह शीर्ष स्तंभ पर है, संकिसा यानी गज शीर्ष स्तंभ पर है, रामपुरवा वृक्ष यानी कि शीर्ष स्तंभ पर है, लोरिया नंदनगढ़ सिंह यानी शीर्ष स्तंभ पर है, सांची यानी चतुर्शीष शीर्ष स्तंभ पर है, सारनाथ चतुर्दश स्तंभ आदि हैं। अब नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है। स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है, वहीं लोकल में ये बहुतायत में मिलती है। धातु से बनी मूर्तियों का औचित्य जो नहीं किया जा सकता। मिट्टी से मूर्तियां जो है लोक कला में ही मिलती है। कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से जो निर्मित मूर्तियां होती है वो राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है, और वहीं लोकल में जो बहुतायत में होता है वो धातु की बनी मूर्तियों का उल्लेख नहीं किया जाता है, और मिट्टी की मूर्तियां जो है लोक कला में ही मिलती है। आज ये जानते हैं लोक कला क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। इस काल में दरबार से बाहर स्वतंत्र कलाकार ने भी लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया। मतलब क्या है, दरबार से बाहर होकर लोक रुचियों की वस्तुओं का निर्माण किया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है, यानी मूर्ति कला के जो श्रेष्ठ नमूने हैं वो इसी लोक कला के प्रमाण है। इनका तत्कालिक सामाजिक और धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब इनका जो तत्कालीन सामाजिक है और धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोक कला के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से प्राप्त पाषाण निर्मित, अगर लोक कला में हम देखते हैं तो लोक कला के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो पाषाण है निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। अगर हम मथुरा में देखते हैं तो मथुरा जिले के परखूम गांव से मिली यक्ष मूर्तियां जिसे मणिभद्र कहा गया है। मथुरा जिले के बड़ौदा गांव से मिली यक्ष की प्रतिमा, पटना नगर के दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी यक्षी की प्रतिमा, यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना से प्राप्त 2 यक्ष प्रतिमाएं जो कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है वो है बेसनगर यानी विदिशा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, और राजघाट यानी कि बनारस से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, महरौली से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, लोहानीपुर यानी पटना से 2 नगन मतलब नंगे पुरुष की मूर्तियां मिली है। इसका निर्माण जैन शैली के कायोत्सगे मुद्रा में हुआ है। यानी कहने का मतलब उपरोक्त सभी प्रतिमा भूरे बलुआ पत्थरों की बनी हुई है, भूरे बलुआ पत्थर जिन पर आज भी मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश विद्यमान है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त पटना के निकट जो है लोहानीपुर से 2 जैन दिगंबरों के प्रतिमाओं के धड़ तथा सारनाथ से 2 पुरुष मूर्तियों के मास्क प्राप्त हुए हैं। इन मूर्तियों पर चमकीले पॉलिश हैं। इस प्रकार सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बसाठ, कुम्हरार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण आदि जो नर नारियां की बहुसंख्या मूर्तियां मिलती है जिन्हें हाथों से सांचे में ढालकर बनाया गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के चमकीले पॉलिशदार मृदभांड भी उत्कृष्ट रूप में मिले हैं। कहने का मतलब है कि इन मूर्तियों में जो चमकीले पॉलिश हैं इसके प्रकार जो हैं सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बसाठ, कुम्हरार आदि अनेक स्तंभों से जो पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरण, पक्षी, नर नारी बहुसंख्यक जो है वो जो है मृग मूर्तियों में मिली है जिन्हें हाथों से सांचकर बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में चमकीले पॉलिशदार मृदभांड भी उत्कृष्ट रूप से मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल को आगे चलकर भारत की कला की नींव को
अस्थायित्व प्रदान किया है, जिसके आधार पर कालांतर में भी भारतीय कला फली फूली रही है, जिसमें जो कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, वैज्ञानिक प्रविधि, रचनाशीलता और जन सामान्य का भाव विद्यमान है, वह उसकी कला की प्रौढ़ता की ओर ध्यान आकर्षित करता। कहने का मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि मौर्य कला जो है आगे चलकर भारत की कलाओं का नींव का अस्तित्व प्रदान करता है, जो भारतीय कला में फलती फूलती रही है और कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, वैज्ञानिक प्रविधि, रचनाशीलता और जन सम्मान की भावना विद्यमान है, और वह इसकी कला की प्रौढ़ता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हमारा यहीं तक सिलसिला रहा। हमने कोशिश किया कि आपको आसान शब्दों में समझाऊं मौर्य कला, और ये मौर्य कला अगर आप एक बार या दो बार आप सुन लिए तो बिलीव आप मेरा कर लीजिए, अगर मौर्य कला से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी को आए या ना आए, आपको आएगा, 100% गारंटी है। अब दोस्तों आप पे ऊपर पड़ता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको समझ सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो है इस सीरीज में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा आपको मैं समझाने की। लेकिन इससे पहले ये सीरीज आपको अच्छा लगा या ना लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको स्टार्ट रखूं या ना रखूं, क्योंकि आपके कमेंट्स बिना किए हुए मैं आगे इसको बढ़ा ही नहीं सकता हूं। जहां है वहीं रहेगा, आप देख के निकल जाइए, मैं जहां वहीं पर इसको छोड़ दूंगा आराम से, दूसरा चीज लेके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि बिना कमेंट्स के मैं आगे बढ़ा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप कमेंट्स देते नहीं हैं, और जबकि बिना दिए हुए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, कमेंट्स कीजिए, क्या मैं इसे आगे रखूं या फिर यहीं तक रहने दूं, आपको समझ में नहीं आती है या फिर ठीक नहीं लगती है, कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज का जो हमारा है वो है मौर्य कला। मौर्य कला को जो है दो भागों में बांटा गया, एक है राजकीय कला या फिर दरबारी कला। राजकीय या दरबारी दोनों एक ही होता है, और दूसरे पार्ट जो है मौर्य कला को बांटा गया है लोक कला में। बस थोड़ा सा फॉर्मेट जरूर एग्जाम में बनाने की कोशिश कीजिए, जब आंसर लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग, तो उसमें फॉर्मेट जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। और जब भी आंसर बनाने की कोशिश कीजिए फॉर्मेट, तो उसको कोशिश कीजिएगा ना कि अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिए। इतना जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक हो, जिससे कि एग्जामिनर की नजर उस पर चली जाए। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है राजकीय कला या फिर दरबारी कला, इसको जो है सो हम लोग जो है सो 6 भागों में बांटते हैं। एक जो है राजप्रसाद कला, दूसरा है स्तंभ कला, तीसरा है स्तूप कला, चौथा है गुहा विहार, और पांचवा जो है वो है मूर्ति कला। बस आपको ये फॉर्मेट अगर याद रह गया, बस आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना दिमाग के अंदर, बस, क्योंकि वहां पे कोई शब्द याद नहीं रहता, कोई लाइन याद नहीं रहती है, ये सारे के सारे बकवास करते हैं। आप लोग मेंस लिखिएगा, अगली बार भगवान करे इस बार ही आप सिलेक्शन ले लीजिए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो अगली बार सारी जितनी भी बातें मैंने बोला हूं, सारी बात आपको सच लगेगा। तब आपको एहसास हो जाएगा नहीं, बंदा सच बता रहा था हमको, हमने समझ नहीं पाया। इसलिए बिलीव कीजिए, वहां पे सिर्फ फॉर्मेटिंग ही ध्यान माइंड में रहता है, बाकी सब कुछ हवा हवाई हो जाता है, वहां कुछ दिमाग ही नहीं काम करता। वो फॉर्मेटिंग रहता, उसी फॉर्मेटिंग से जो है अपने शब्दों का खेल खेला जाता है, और उसी में जिनका बेहतरीन तरीके से टाइमिंग के साथ में शब्दों का खेल खेलता है वो रैंक लेके चला आता है, और जो नहीं कर पाता है वो फिर से प्री के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ दिखता है। ये जो है टोटल के टोटल 6 कला है, दरबारी कला। और लोक कला जो है 2 पार्टों में बांटा गया, एक मूर्ति कला में और एक जो है मृदभांड कला में। इसका परिचय, आइए सबसे पहले इसका परिचय देते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। प्राचीन कला में हड़प्पा काल के बाद सबसे पहले मौर्य कला में कला एवं स्थापत्य का स्पष्ट स्वरूप मिलता है। हालांकि मौर्य कला से पूर्व भी विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रचलन में थी, किंतु उन कलालक वस्तुओं का निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटें तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इस कारण वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती है। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। बहुत ऐसे लोग हमसे पूछते थे, भैया इंट्रोडक्शन देने नहीं आता, क्या करूं, कहां से शुरू करूं? तो इंट्रोडक्शन देने का मतलब होता बहुत एक्सेस जो है 6 से 7 लाइन तक, और वो जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप जो भूमिका बांध रहे हैं, कोशिश कीजिए जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसी से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्ट लग जाए कि ये मुझे समझा नहीं रहा, बल्कि जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका वो जवाब दे रहा एग्जैक्ट, इधर उधर की बातें ना बनाते हुए एग्जैक्ट। हाँ, इधर उधर की बातें तो बनेगी ही, क्योंकि उतना दिमाग में रहता थोड़ी, लेकिन वो बनेगी जाके बीच में,
जहां पे एग्जामिनर भी मतलब वहां ध्यान उतना नहीं दे पाए, क्योंकि जहां जहां पैराग्राफ चेंज होगा वहां शब्दों का खेल खेलना है, और भूमिका जहां बांध रहे हैं वहां शब्दों का खेल खेलना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसका लिखने वाले वहां शब्दों का खेल खेलना। बाकी जगह तो इधर उधर थोड़ी बहुत भागना ही भागना, सबका भागता, मेरा कौन सा बड़ा बात है, सबका भागेगा। अब यहां पे परिचय में, इंट्रोडक्शन में क्या देना है कि प्राचीन काल में ही हड़प्पा के बाद सबसे पहले मौर्य कला, हड़प्पा के बाद जो है सबसे पहले मौर्य कला का स्थापना स्पष्ट रूप से मिलता है। हालांकि इससे पहले भी विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रचलित थी, लेकिन कलाकल के निर्माण में जैसे लकड़ी हुआ, मिट्टी हुआ, ईंटों हुए या घास फूस का प्रयोग होता था, जो अब वो समाप्त हो चुके, क्योंकि वो सारी या तो सड़ गई, गल गई, जिसकी वजह से उसका कोई भी प्रमाण या साक्ष्य अब उपस्थित नहीं है, जिसके कारण हम मौर्य कला को ही हड़प्पा के बाद मानते हैं स्थापत्य का स्पष्ट स्वरूप। अब आगे, इसी कारण से वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती है। सबसे पहली बार मौर्य काल में ही कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो थी वो मौर्य काल में ही कला के क्षेत्र में जो है पाषाण का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई थी। देखिए क्या शब्दों का खेल खेला गया, ध्यान रखना। देखिए किस तरह से मौर्य काल में जो है पाषाण का उपयोग हम कर रहे हैं, जिसके कारण कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई, मतलब अमर हो गई, आजीवन हो गई। इसी काल में गृह निर्माण जो थी, कितनी ही ऐसी शैलियों की नींव पड़ी जो धीरे धीरे भारतीय स्थापत्य कला की अंग बन गई। और इसी टाइम में क्या होता है कि पहली बार मौर्य कला में जो होता है पाषाण का प्रयोग होता है, जो कि मतलब ये जिसके कारण कलाकृतियां जितनी भी थी वो सारी की सारी अमर हो गई। और साथ साथ में इसी काल से ही गृह निर्माण यानी घर का निर्माण के बहुत सारी शैलियां जो उसकी नींव पड़ना शुरू हो गई, स्थापत्य कला की अंग बन गई। अब इसके प्रकार क्या है? मौर्य कला के दो भागों में बांटा गया। मौर्य कला में स्थापत्य को दो प्रकार में बांटा गया, एक जो है दरबारी या राजकीय कला और दूसरा जो है लोक कला। एक तो है दरबारी और राजकीय, दोनों एक ही होता है, और दूसरा जो है लोक कला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दरबारी या राजकीय कला, इसके अंतर्गत राजसत्ताओं द्वारा निर्मित स्मारक आते हैं। इसके जो अंतर्गत होते हैं राजसत्ताओं द्वारा जो भी स्मारक होता है, जैसे कि राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार, स्तूप, ये सारे के सारे जो हैं दरबारी में आते हैं। दोस्त एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं आपको ये समझा रहा हूं ना, तो कोशिश कीजिएगा जो ऊपर का फॉर्मेट मैंने बनाया ये वाला पार्ट आप देख लीजिए। एक सेकेंड मैं रुक के आपको दिखाता हूं। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में लिख के सामने रख लीजिए, ताकि जब मैं समझाने लगूं ना तो ये फॉर्मेटिंग आपके दिमाग के अंदर हो। क्योंकि मेरे तो दिमाग के अंदर है, लेकिन स्क्रीन की वजह से क्या होता है हर जगह इसको डिस्प्ले करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने पास में कॉपी पे इसको डिस्प्ले कर लीजिए, जिससे कि मैं समझाते जाऊं ना तो आप आसानी से आपके दिमाग में जो है सो चला जाए। अब लोक कला के बारे में जानते हैं। लोक कला क्या है? इसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा अभिरुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तियां आदि। इसमें क्या है, स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसमें कि यक्ष या फिर यक्षिणी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्तियां सब इसी टाइम में बनी थी। अब आते हैं दरबारी अथवा राजकीय कला को डिटेल से चर्चा करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं डिटेल से। दरबारी या फिर राजकीय कला दोनों एक ही होता है। राजप्रसाद, सबसे पहले आते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद के बारे में जानते हैं। मौर्य युगीन भवनों में पक्की ईंटें का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है। मौर्य युगीन में पक्की जो ईंटें थी उसका निर्माण जो है, उसका प्रयोग जो है बहुत बड़े पैमाने स्तर पे किया गया। इसके साथ साथ में लकड़ी और पत्थर का उपयोग भी भवन के निर्माण में किया जाता था। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद, जिसकी तुलना सुसा और इकवतना के राजप्रसादों से की गई है। पाटलिपुत्र में लकड़ी की चार दीवारी से घिरा था। कुम्हरार और गुलबर्दी बाग एवं अन्य स्थलों के उत्खनन से इसके जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। अशोक ने इस राजप्रसाद का विस्तार किया तथा अनेक नवीन भवनों का निर्माण करवाया। कहने का मतलब ये कि राजप्रसाद जो थी सो मौर्य युगीन भवनों में पक्की की जो ईंट था सबसे ज्यादा प्रयोग में आता था, और इसके साथ साथ में लकड़ी पत्थर का भी उपयोग
इस भवन के निर्माण में किया जाता था। आज भी देखिएगा पुराने पुराने जो भी भवन है उसमें लकड़ी का आपको प्रयोग बहुत हद तक स्तर में देखने के मिलेगा। खास करके कोई स्मारक अगर देखिए तो वहां पत्थरों का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे मौर्य युगीन भवनों के उदाहरण है। साथ साथ में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है अगर देखना चाहते हैं तो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद जाके देखिए, वहां पे इसका एग्जैक्ट जो है सो उदाहरण मिलता है, महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है। इसकी तुलना में सूसा और इकवतना के राजप्रसाद से की गई है। इसकी तुलना जो है सूसा और इकवतना के राजप्रसादों से की गई है। साथ साथ में पाटलिपुत्र में लकड़ी की 4 दीवारियों से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र जो था लकड़ी की 4 दीवारियों से घिरा हुआ था और इसका प्रमाण जो है वो कुम्हरार में और बुलगर्दी बाग के अन्य स्थलों के जब उत्खनन हुआ था तो वहां से प्राप्त हुआ था। अशोक राजप्रसाद का विस्तार किया था। अशोक था जिसने राजप्रसाद का विस्तार किया था तथा अनेक नवीन नए नए भवनों का जो है वो निर्माण कराया था। कुम्हरार से एक भवन का अवशेष मिला था। ध्यान रखिएगा कुम्हरार जो है वो पटना में पड़ता है। ध्यान रखिएगा कुम्हरार से एक भवन का अवशेष मिला जो पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ था, जो सारा का सारा जो है वो पत्थरों के स्तंभ पे टिका हुआ था। आज भी वो देखिएगा वहां रखा हुआ, अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो वहां देखिएगा आगे में ही गेट के आसपास में रखा हुआ। भवन के स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित है और इन भवनों की भव्यता को देखकर स्वयं फाहियान ने कहा था कि इनका निर्माण देवताओं द्वारा कराया गया होगा। कहने का मतलब जो है कुम्हरार में एक भवन का अवशेष मिलता है जो पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है और भवन के स्तंभ जो है बलुआ पत्थर से निर्मित था। जो भवन का स्तंभ था वो बलुआ पत्थर से निर्मित था, जिसको देख के फाहियान ने कहा था इसका निर्माण कोई देवताओं द्वारा कराया गया होगा। स्तंभ, अब आते हैं स्तंभ पे। राजप्रसाद के बाद स्तंभ देखते हैं। क्या ईरानी कलाओं की अनुकृति है? ये पूछा जा रहा, स्तंभ जो है क्या ईरानी कला की अनुकृति है? सॉरी, इस काल के सर्वोत्तम कलाकृति अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ अगर देखना चाहें तो स्तंभ में सबसे कलाकृति जो है ये एक पहचान है अशोक के स्तंभ। सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रिमिस जैसे विद्वान इन्हें ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं। ये सारे के सारे जो इतिहासकार हैं ये बताते हैं कि अशोक के स्तंभ जो हैं सो ईरानी कलाकृति से अनुकृत बताते हैं, यानी बने हुए हैं। किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ईरान तथा अशोक स्तंभ में कई मूलभूत अंतर दिखाई देता। मतलब क्या कि जो ईरानी है कलाकृति और अशोक के स्तंभ की जो कलाकृति है वो दोनों जो है मूल अंतर दिखता है। जैसे कि अशोक के स्तंभ, जैसे अब उदाहरण देखो उसे बताना, अगर अंतर दिखता तो भी बताना होगा एग्जामिनर को कैसे, ताकि आप बोल के यहां पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह आधा अधूरा हो जाएगा। ऐसे बताना होगा क्योंकि अशोक के स्तंभ एकात्मक है, वहीं ईरानी स्तंभ जो है टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन अशोक का जो है एक ही पुष्ट मतलब एक ही साथ से बना हुआ है, एकात्मक, और ये टुकड़ों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी और आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। मतलब क्या, बिना आधार है, बिना चौकी पर ही टिकाया गया है, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर टिकाया गया है, नहीं तो वो टिक ही नहीं पाएगा। अशोक का स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से विकसित है, जबकि ईरानी स्वतंत्र विशाल भवनों में लगाए गए थे। मतलब क्या है, अशोक का जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से विकसित था, जबकि ईरान का स्तंभ जो है विशाल भवनों में लगाए गए थे। नेक्स्ट जो है, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है। अशोक स्तंभ जो शीर्ष देखिएगा उसमें पशुओं की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभ पर मानव की आकृति है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि दोनों में आसमान जमीन का अंतर था। ये नहीं कह सकते हैं कि जो अशोक का स्तंभ जो है कहीं ना कहीं ईरानी कलाकृतियों से जुड़ा हुआ, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अशोक स्तंभ सपाट है, जबकि ईरानी स्तंभ गरारीदार है, यानी कि नालीदार है। यह सब पूरा सपाट है, जबकि ईरानी जो है नालीदार है। अब नेक्स्ट, इस प्रकार अशोक स्तंभ को ईरानी स्तंभ की नकल नहीं कहा जा सकता है। यह स्तंभ दो प्रकार के हैं। ये स्तंभ दो प्रकार के हैं जिन पर धर्म नीति या राजकीय आदेश खुदी हुई है, जैसे कि दिल्ली के मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, इलाहाबाद, लौरिया अरराज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी आदि आते हैं। कहने का मतलब जो है कि जिन पर धर्म नीतियां, राजकीय आदेश जो खुदी हुई है, वो जैसे हुआ मेरठ, दिल्ली टोपड़ा, इलाहाबाद, लौरिया अरगाज, रामपुरवा, सांची, सारनाथ, लुम्बी आदि स्तंभ आते हैं। वहीं जो है
शारदेय स्तंभ, इसके अंतर्गत रामपुरवा यानी बैल शीर्ष, रामपुरवा, बसाड, कोशम आदि प्रमुख स्तंभ है शारदेय स्तंभ में। सभी स्तंभ चमकदार हैं, लंबे सुडौल है तथा एक मस्तक है, एकास्मक्स है। मतलब क्या, सभी के सभी स्तंभ जो है बहुत चमकदार हैं, लंबे सुडौल हैं और एक साइज में है। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। मतलब क्या, नीचे से जैसे ऊपर गया वो पतला होता चला गया है। ये स्तंभ चुनार के घूसर बलुआ, ध्यान रखिएगा, चुनार के घूसर बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया। स्तंभों का मुख्य भाग जो है वो है यानिट यानी कि तना, यानिट या तना। ईस्ट के ऊपर अधोमुख कमल, ईस्ट के ऊपर जो है ईस्ट के ऊपर जो है अधोमुख कमल यानी कि घंटे की आकृति। उसके बाद क्या है, फालका या कंठ। उसके बाद क्या है, चौकी। उसके बाद क्या है, स्तंभ में मंडित करने वाली पशु आकृति। कहने का मतलब ये कि मुख्य भाग जो है, जैसे ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं सादे स्तंभ, सादे स्तंभ में क्या है कि इसके पत्थरों जो है ये बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया, चमकदार है, सुडौल है। ये सब तो आपको एक मुश्त ऊपर है, जैसे इसे नीचे से ऊपर जाते पतले होते जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। और इसके मुख्य भाग जो है तना है, यष्टिस के ऊपर अधोमुखी कमल यानी कि घंटे की आकृति है, फलका है या कंड है, चौकी है, स्तंभ में मंडित करने वाली पशु की आकृति है। अशोक स्तंभ वास्तु और तक्षण दोनों की दृष्टि से अनुपम है। कहने का मतलब कि अशोक स्तंभ जो है वास्तु का है या फिर तक्षण दोनों की ही दृष्टि से अनुपम है। इन स्तंभों में सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ, सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ जो है सर्वोत्तम है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना राज्य चिन्ह इसे ही बनाया था। जब देश स्वतंत्र हो गया तो सारनाथ को ही, जो स्तंभ चिन्ह है, सारनाथ का स्तंभ चिन्ह, उसी को ही भारत सरकार ने इसे राज्य चिन्ह के रूप में बनाया। यह शीर्ष 7 फुट ऊंचा है, इसका शीर्ष जो है 7 फुट ऊंचा है और इस पर 4 आकर्षक सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। 4 जो आकर्षक शेर जो हैं वो पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति अथवा बुद्धि की शक्ति का प्रतीक है, जो जन्मजात चक्रवर्ती थे। और ये जो स्तंभ है, यह स्तंभ जो है सिंह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शक्ति कहें या फिर बुद्धि शक्ति का प्रतीक माना जाता, जो जन्मजात चक्रवर्ती थे। अब आते हैं स्तूप के बारे में समझाते हैं। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां को 8 भागों में बांटा गया था। मतलब क्या है, जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके अस्थि को 8 भागों में बांट दिया गया था और उन पर समाधियों का निर्माण कराया गया। समानतः इन्हीं के स्तूप कहा जाता है और समानतः इसी को हम स्तूप कहते हैं। हालांकि कालांतर में बुद्ध से जुड़े प्रत्येक स्थान जैसे कि उपदेश, पदयात्रा जगहों पर भी स्तूप का निर्माण कराया गया है। कहने का मतलब ये कि जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो गया, जब मृत्यु को प्राप्ति हो गई, तो उनके जो शरीर थे उनको 8 भागों में बांटा गया था और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। समानतः स्तूप कहा जाता है। और प्रत्येक स्थान पे वैसे तो वे कालांतर में बुद्ध से जुड़े पद, उपदेश, पद यात्रा, स्तूप का ही निर्माण किया गया है। मौर्य काल के पूर्व यानी पहले भी निर्मित बुद्ध के शरीर धातु पर निर्मित करवाए गए थे। मौर्य काल से पहले भी जो बुद्ध का शरीर था वो धातु पर निर्मित करवाए गए थे। 8 स्तूपों में से अब केवल पीपर हवा स्तूप, ध्यान रखिएगा, 8 स्तूपों में से सिर्फ अब पीपर हवा स्तूप के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। किंतु स्तूप का निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में ही प्रारंभ हुआ और उसका विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। यह स्तूप प्रायः ईंट अथवा प्रस्तर के बने हुए ठोस गुंबद के होते थे। कहने का मतलब है उस समय 8 स्तूप निर्माण हुए थे और जिसमें से केवल अब जो है पीपर हवा स्तूप ही अवशेष में बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे समाप्त हो गए। लेकिन स्तूप का निर्माण का वास्तविक कार्य जो है अशोक के समय में भी हुआ था। उस समय कुछ भी नहीं था, जहां पे विस्तार संपूर्ण देश में किया गया और ये स्तूप जो है प्रायः ईंट और प्रस्तर के बने हुए ठोस गुंबद होते थे।
बौद्ध परंपरा अनुसार से सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कहने का मतलब बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पता चलता है सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये स्तूप जो थे, ये स्तूप थे तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, गया, वैशाली आदि स्थलों पे पाए गए थे। परंतु दुर्भाग्यवश आज ये स्तूप नष्ट हो गए। आज कहीं भी कोई भी स्तूप बचा हुआ नहीं है। अब आते हैं गुहा विहार के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है गुहा विहार? मौर्य युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है गुहा विहार। मौर्य युगीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पर्वतों को काटकर बनाई गई पाषाणी गुफाएं। बौद्ध आजीविकों के रहने के लिए सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। कहने का गुहा विहार का मतलब यह था कि मौर्य युगीन स्थापत्य कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये माना जाता गुहा विहार को। ये क्या था कि पाषाण गुफाएं जो थी उसको काट कर जो है आजीविकाओं के लिए यानी रहने के लिए बनाया जाता था घर, जो सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र जो थे, सम्राट अशोक के पौत्र जो थे दशरथ के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। गया जिला में 3 गुफाएं हैं। अगर गया जिला में देखें तो 3 गुफाएं हैं। एक जो है दशरथ ने इसका निर्माण करवाया था। गया जिला में 3 गुफाएं हैं, नागार्जुनी पर्वत पर, और 4 गुफाएं बराबर पर्वत पर पत्थरों के काटकर बनाया गया है। एक तो नागार्जुन पर्वत पर और दूसरा जो है वो है बराबर पर्वत पर पत्थर को काटकर बनाई गई है। गुफाओं के द्वारा लकड़ी के बने हुए हैं। गुफाओं के द्वार जो है, गुफा का जो द्वार है वो लकड़ी का बना हुआ है, और इन गुफाओं की छत और दीवार पर चमकीले पॉलिश हैं। और अगर इन गुफाओं के अंदर आप जाइएगा तो इनके छत जो है और दीवार जो है वो चमकीले पॉलिश हैं। अशोककालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन जो है वो है सुदामा गुफा। अगर अशोककालीन गुफाएं देखें तो सबसे प्राचीन जो है वो सुदामा गुफा है। कर्ण चौपर गुफा सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष में बनवाया था। वो नाम क्या था? कर्ण चौपर गुफा। यह एक आयताकार कमरा है। यह पूरी तरीके से एक आयताकार कमरा है जिसकी छत जो है मेहराबदार है, और लोमस ऋषि की गुफा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य प्रशंसनीय है। कहने का मतलब यह कि अशोककालीन गुफा में सबसे जो प्राचीन था वो सुदामा गुफा था, जिसको कर्ण चौपर गुफा सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 19वें वर्ष में बनवाया था। और यह एक आयताकार कमरा है जिसकी छत जो है मेहराबदार है, जिसमें लोमस ऋषि की गुफा प्रसिद्ध श्रेष्ठतम था। और इसी गुफा के प्रवेश द्वार पर ही हाथियों की जो है स्तूप पूजा का दृश्य एक प्रशंसनीय है। राजगीर स्थित सोन भंडार की गुफा भी इस क्रम में उपलब्ध प्रतीत होती है। राजगीर में स्थित जो सोन भंडार है सेम इसी गुफा का क्रम उपलब्धित प्रतीत होती है। गुफाओं के भीतर के भाग पर चमकीली पॉलिश है। अगर गुफा के भीतर का भाग आप देखिए तो चमकीली पॉलिश है और उपयोग इनकी विशिष्टता है। इन गुफाओं से ही इन गुफा के कलांतर में ही पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैत्य और बिहार के निर्माण की शैली विकसित हुई है, जिसके उदाहरण मौर्योत्तर के दक्कन क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और इन्हीं गुफाओं के कलांतर में पहाड़ी गुफाओं के भीतर जो है चैत्य और बिहार का निर्माण हुआ, जिसका उदाहरण हमें मौर्योत्तर काल में दक्कन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब आइए जानते हैं मूर्तिकला। दोस्तों, यहां मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बड़ा आसानी से और हर एक बात समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन अगर कहीं से भी दे तो आसानी से आपका बनेगा, ये फुल गारंटी है। हां, अब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, फिर मेरे बस के बाहर की बात है। चलिए मूर्तिकला जानते हैं। मौर्य युगीन मूर्तिकला में राजकीय कला एवं लोक कला, राजकीय कला एवं लोक कला दोनों मुख्य रूप से समाहित है। मौर्य युगीन मूर्तियां जो हैं पाषाण, धातु एवं मिट्टी की बनी होती थी। कहने का मतलब ये कि मूर्तिकला हम लोग पढ़ रहे हैं, मूर्तिकला को समझाने के लिए आपको मौर्य युगीन की मूर्तिकला जो थी वो राजकीय कला और लोक कला दोनों का मुख्य रूप से समाहित था, दोनों का मिक्सचर था।
जो कि मौर्य युगीन मूर्तियां जो थी पाषाण, धातु एवं मिट्टी की बनी होती थी। मौर्य युगीन जो मूर्तियां होती थी या तो पाषाण, फिर धातु या मिट्टी की बनी होती थी। पाषाण मूर्तियां तीन रूप में मिलती थी। एक मिलती थी चट्टान काटकर, दूसरा मिलता था स्तंभ के ऊपर स्वतंत्र रूप से अथवा खुदाई किया, और तीसरा जो था स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां। ये तीन रूप में मिलती थी पाषाण मूर्तियां, तीन रूप में। आइए अब जानते हैं। पहला जो है, उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाई गई हाथियों की आकृति पाषाण मूर्ति कला का उत्कृष्ट को सूचित करती। कहने का मतलब, उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर जो पाषाण मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण दिया हाथी बना के, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह अपनी सूंड किसी वस्तु से लपेट कर उठा रहा है। हाथी चट्टान से बाहर निकलता जान पड़ता है कि हाथी जो है लग रहा है चट्टान से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार कालसी यानी कि देहरादून की एक चट्टान पर एक हाथी की आकृति खुदी हुई मिली है। हाथी की दोनों ही आकृतियां उत्कीर्ण मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसमें क्या है कि उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाया हुआ आकृति है, और खास करके इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी की जो आकृति पाषाण कालीन युग में बनाया जाता है, और हाथी चट्टान के बाहर निकलता हुआ प्रतीत लगेगा। अगर आप देख लीजिएगा तो लगेगा हाथी जो है चट्टान से बाहर वो दिख रहा। उसके साथ साथ में कालसी जो है देहरादून की एक चट्टान पर हाथी की आकृति खुदी हुई भी मिली है, जो कि ये भी जो है मूर्ति कला का एक सुंदर उदाहरण पेश करता है। अब नेक्स्ट, स्तंभों के ऊपर विभिन्न पशुओं की आकृतियां बनी हुई है। स्तंभ के ऊपर अगर देखिए तो विभिन्न पशुओं की आकृतियां बनी हुई थी, जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि। इन स्वतंत्र निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं, जैसे कि बसाठ सिंह शीर्ष स्तंभ पर है, संकिसा यानी गज शीर्ष स्तंभ पर है, रामपुरवा वृक्ष यानी कि शीर्ष स्तंभ पर है, लोरिया नंदनगढ़ सिंह यानी शीर्ष स्तंभ पर है, सांची यानी चतुर्शीष शीर्ष स्तंभ पर है, सारनाथ चतुर्दश स्तंभ आदि हैं। अब नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है। स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियां राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है, वहीं लोकल में ये बहुतायत में मिलती है। धातु से बनी मूर्तियों का औचित्य जो नहीं किया जा सकता। मिट्टी से मूर्तियां जो है लोक कला में ही मिलती है। कहने का मतलब, स्वतंत्र रूप से जो निर्मित मूर्तियां होती है वो राजकीय कला में सीमित रूप से मिलती है, और वहीं लोकल में जो बहुतायत में होता है वो धातु की बनी मूर्तियों का उल्लेख नहीं किया जाता है, और मिट्टी की मूर्तियां जो है लोक कला में ही मिलती है। आज ये जानते हैं लोक कला क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। इस काल में दरबार से बाहर स्वतंत्र कलाकार ने भी लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया। मतलब क्या है, दरबार से बाहर होकर लोक रुचियों की वस्तुओं का निर्माण किया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण है, यानी मूर्ति कला के जो श्रेष्ठ नमूने हैं वो इसी लोक कला के प्रमाण है। इनका तत्कालिक सामाजिक और धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब, इनका जो तत्कालीन सामाजिक है और धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लोक कला के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से प्राप्त पाषाण निर्मित, अगर लोक कला में हम देखते हैं तो लोक कला के अंतर्गत विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो पाषाण है निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। अगर हम मथुरा में देखते हैं तो मथुरा जिले के परखूम गांव से मिली यक्ष मूर्तियां, जिसे मणिभद्र कहा गया है। मथुरा जिले के बड़ौदा गांव से मिली यक्ष की प्रतिमा, पटना नगर के दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी यक्षी की प्रतिमा, यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। पटना से प्राप्त दो यक्ष प्रतिमाएं जो कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है, वो है बेसनगर यानी विदिशा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, और राजघाट यानी कि बनारस से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा, महरौली से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, लोहानीपुर यानी पटना से दो नगन मतलब नंगे पुरुष की मूर्तियां मिली है। इसका निर्माण जैन शैली के कायोत्सगे मुद्रा में हुआ है,
यानी कहने का मतलब उपरोक्त सभी प्रतिमा भूरे बलुआ पत्थरों की बनी हुई है, भूरे बलुआ पत्थर जिन पर आज भी मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश विद्यमान है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त पटना के निकट जो है लोहानीपुर से दो जैन दिगंबरों के प्रतिमाओं के धड़ तथा सारनाथ से दो पुरुष मूर्तियों के मास्क प्राप्त हुए हैं। इन मूर्तियों पर चमकीले पॉलिश हैं। इस प्रकार सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशांबी, बसाढ़, कुम्हरार आदि अनेक स्थानों से विभिन्न पशु पक्षियों जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरन आदि जो नर नारियां की बहुसंख्या मूर्तियां मिलती है जिन्हें हाथों से सांचे में ढालकर बनाया गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के चमकीले पॉलिशदार मृदभांड भी उत्कृष्ट रूप में मिले हैं। कहने का मतलब है कि इन मूर्तियों में जो चमकीले पॉलिश हैं इसके प्रकार जो हैं सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशांबी, बसाढ़, कुम्हरार आदि अनेक स्तंभों से जो पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, कुत्ता, हिरन, पक्षी, नर नारी बहुसंख्यक जो है वो जो है मृग मूर्तियों में मिली है जिन्हें हाथों से सांचकर बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में चमकीले पॉलिशदार मृदभांड भी उत्कृष्ट रूप से मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल को आगे चलकर भारत की कला की नींव को अस्थायित्व प्रदान किया है, जिसके आधार पर कालांतर में भी भारतीय कला फली फूली रही है, जिसमें जो कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, वैज्ञानिक प्रविधि, रचनाशीलता और जन सामान्य का भाव विद्यमान है, वह उसकी कला की प्रौढ़ता की ओर ध्यान आकर्षित करता। कहने का मतलब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मौर्य कला जो है आगे चलकर भारत की कलाओं का नींव का अस्तित्व प्रदान करता है, जो भारतीय कला में फलती फूलती रही है और कल्पना शक्ति, शिल्प सौंदर्य, वैज्ञानिक प्रविधि, रचनाशीलता और जन सम्मान की भावना विद्यमान है और वह इसकी कला की प्रौढ़ता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है हमारा यहीं तक सिलसिला रहा। हमने कोशिश किया कि आपको आसान शब्दों में समझाऊं मौर्य कला, और ये मौर्य कला अगर आप एक बार या दो बार आप सुन लिए तो बिलीव आप मेरा कर लीजिए, अगर मौर्य कला से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी को आए या ना आए, आपको आएगा, 100% गारंटी है। अब दोस्तों आप पे ऊपर पड़ता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको समझ सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो है इस सीरीज में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा आपको मैं समझाने की। लेकिन इससे पहले ये सीरीज आपको अच्छा लगा या ना लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसको स्टार्ट रखूं या ना रखूं, क्योंकि आपके कमेंट्स बिना किए हुए मैं आगे इसको बढ़ा ही नहीं सकता हूं। जहां है वहीं रहेगा, आप देख के निकल जाइए, मैं जहां वहीं पे इसको छोड़ दूंगा आराम से, दूसरा चीज़ लेके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि बिना कमेंट्स के मैं आगे बढ़ा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप कमेंट्स देते नहीं हैं और जबकि बिना दिए हुए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, कमेंट्स कीजिए, क्या मैं इसे आगे रखूं या फिर यहीं तक रहने दूं, आपको समझ में नहीं आती है या फिर ठीक नहीं लगती है, कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।